Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number of 5 of your History 8 book. So pause the video and quickly open your books. So my dear students, the chapter name is The Initial Problems of Pakistan. पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है. प्रीवियस चैप्टर में हमने कंप्लीट पढ़ा था कि कौन कौन से वो ऐसे कॉजेस थे, रीजंस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को आज़ाद होना पड़ा, और उसके बाद कितनी स्ट्रगल्स थी इसके अंदर मुख्तलिफ लीडर्स की, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. अब पाकिस्तान बन गया, तो इस चैप्टर में हमने, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था कि हम पूरी वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन प्रॉब्लम्स का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और यहाँ के लोकल लोग जो थे, जो कि माइग्रेट होकर आए थे, उनको सामना करना पड़ा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो शुरू में प्रॉब्लम्स हुई, हम वो उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को, ऑन 14 अगस्त 1947, आफ्टर ह्यूज स्ट्रगल्स बाय द मुस्लिम लीडर्स एंड बाय द पीपल, मुस्लिम पीपल, पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में जो है बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव किए गए, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. अब इसकी क्रिएशन के साथ ही जो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है वो मशरक में था और उसके बीच में एक बहुत बड़ी इंडियन टेरिटरी आती थी. अब जिसको प्रेजेंट डे बांग्लादेश कहा जाता है, इट वाज एक्चुअली इन द स्टार्ट, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, इट वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था. तो ये जो चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी हर्डल थी कि बीच में जो है आपका कोई लैंड कनेक्शन नहीं है और एक और कंट्री आता है और उसके बाद फिर आपका जो है वो एक पार्ट आता है. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी और उन्होंने पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया कि हम जो है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, दे बिकम पाकिस्तान. सो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम थी कि जब पाकिस्तान को डिवाइड किया गया तो पाकिस्तान बना, तो देयर वाज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान और इनके दरमियान कम अज कम 1600 किलोमीटर का जो है वो फासला था. और एक बड़ी जो है वो इंडियन टेरिटरी बीच में आती है. कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम थी इसकी, और इनको एडमिनिस्टर करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सो दिस सेपरेशन कंट्रीब्यूट टू द फॉल ऑफ ढाका इन 1971. सो अल्टीमेटली इन तमाम रीजंस की वजह से कि एक तो लैंड जो है वो आपके आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, और फिर दो इस तरह की टेरिटरीज जो एक दूसरे से इतनी दूर हों, उनको एडमिनिस्टर करने में काफ़ी इशू था. और फिर बीच में एक इंडियन टेरिटरी थी जो कि डिवाइड करी थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को. एंड अल्टीमेटली बहुत से और रीजंस की वजह से, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी था. पाकिस्तान की लैंग्वेज जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में मोस्टली उर्दू स्पीकिंग लोग थे. अब ऑल्दो यहाँ पे पंजाबी, बलोची, कश्मीरी और भी बहुत से ज़बानें बोलने वाले लोग थे, लेकिन नेशनल लैंग्वेज जो है वो क्या थी, वो उर्दू सेलेक्ट की गई. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में लोग जो है वो ज़्यादातर बंगाली बोला करते थे. तो ये भी एक जो है वो हर्डल थी जिसकी वजह से फॉल ऑफ ढाका, यानी कि अल्टीमेटली जो है वो बांग्लादेश जो है वो बन गया. इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1971. तो यहाँ अगर आप देखें तो ये है ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश का एरिया, और आप बीच में एक टेरिटरी देखें, कितनी बड़ी इंडियन टेरिटरी आती है. दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान, और अभी भी ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान है. एंड दिस ईस्ट पाकिस्तान, इट हैज बिकम बांग्लादेश. उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स और कश्मीर इशू का भी इशू जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो इशू था. इशू ये था कि जब पाकिस्तान बनने से पहले विद इन द सब कॉन्टिनेंट देयर वर अ लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, जिनको जो है वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स या जो उधर के जो छोटे छोटे लीडर्स या प्रिंस होते थे, वो उनको रूल करते थे. तो जो लास्ट वॉइस रॉय है लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको इजाज़त है कि ये किसी भी
इलाके के साथ इल्हाक कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के साथ, वेदर दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। सो यहाँ जो है ये भी एक प्रॉब्लम का सामना पड़ा कि जो ये इससे जो है वो काफ़ी सारे जूनागढ़ का इशू, जोधपुर का इशू, हैदराबाद का इशू जो है, ये काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो बने, क्योंकि इनको तमाम को अलग अलग रूलर्स जो हैं वो रूल कर रहे थे, और मोस्टली जो रूलर्स थे दे वर हिंदू रूलर्स। और ऑल्दो इन स्टेट्स में जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन हिंदू होने की वजह से इनके रूलर ने इन्होंने किसके साथ, इंडिया के साथ हिलाक किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफी प्रॉब्लम्स होने का सामना करना पड़ा। सेम ही इशू जो है वो कश्मीर का भी था। कश्मीर में पॉपुलेशन मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की थी, लेकिन वहां का जो राजा था इट वाज अ हिंदू। सो उसने भी इंडिया के साथ इल्हाक किया, जो कि वहां की पॉपुलेशन को जो है वो मंजूर नहीं था। और हुआ क्या कि 1948 में जब उन्होंने जो यहाँ का महाराजा था उसने कहा कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ कश्मीर में दो पार्टीज थी, एक नेशनल पार्टी थी और एक मुस्लिम पार्टी थी। तो मुस्लिम पार्टी चाहती थी कि मुसलमान क्योंकि यहाँ ज्यादा है तो इसको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, और जो नेशनल पार्टी है वो चाहती थी कि इंडिया के साथ जाया जाए। तो इस वजह से काफी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सामना जो है वो कश्मीर में करना पड़ा था। सो अल्टीमेटली जो इंडिया है और उसने अपनी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर भेज दी, जिसकी वजह से काफी जो है वो खून खराबा भी हुआ और अपराइजिंग्स भी हुई। सो यहाँ पे जो है वो यूएन को जो है वो इंटरवीन करना पड़ा, और यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन करने के बाद ये बात कही कि दोनों जो है वो अपनी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ कर ले, और यहाँ जो है वो एक इलेक्टोरेट होना चाहिए, और जो जिसके साथ ये जाना चाहेंगे वहाँ ये जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो कश्मीर का हिस्सा है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक आज़ाद कश्मीर बन गया जो आज भी एक पाकिस्तान का ऑटोनमस रीजन है, और दूसरा जो है वो जम्मू कश्मीर बन गया जहां अभी भी इट इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कश्मीर का और ये तमाम वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितनी भी आपको येलो कलर की स्टेट्स नजर आ रही हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पे छोटे छोटे राजा महाराजा जो हैं वो गवर्न कर रहे थे। और उसके बाद जितने भी ऑरेंज रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या थे, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है। ओके उसके बाद लैंग्वेज का इशू भी एक इशू था कि क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग यहाँ मौजूद थे, तो नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो एक काफ़ी बड़ा इशू ये भी राइज हुआ। सो बांग्लादेश में जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया विच वॉज ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ मेजर बंगाली बोली जाती थी, और उर्दू जो है इसको कहा गया कि ये नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उर्दू को ही अल्टीमेटली नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया गया। So the Bengali population, which was in East Pakistan, they protested a lot. So Quaid-e-Azam's intervention in 1945 stated that the Urdu would remain the national language of whether it is East or West Pakistan. लेकिन स्टिल इस बात से बहुत से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम था। ओके नेक्स्ट अगर इशू की बात की जाए तो इसमें आ जाता है रीसेटलमेंट एंड रिफ्यूजी इशू। तो रीसेटलमेंट और रिफ्यूजी इशू क्या है कि बहुत से लोग जो कि माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। पाकिस्तान एक अभी बिल्कुल इट वाज जस्ट बॉर्न, इसके रिसोर्सेस जो थे वो बहुत लिमिटेड थे, एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनी हुई थी। तो ये जो है ये गवर्नमेंट बनाने के लिए और यहाँ पे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ा। रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए और फिर उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए उनको खाना भी प्रोवाइड करना था, उनको कपड़ा भी प्रोवाइड करना था, और उसके बाद अल्टीमेटली उनको सेटल करना था मेन स्ट्रीम में जॉब्स देकर, विच वॉज अ वेरी बिग इशू। सो उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस जो पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। अब एक पूरा कंट्री चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल किस चीज को कहते हैं, पैसे चाहिए। तो अब ये जो पूरा इकोनॉमिक एक सिस्टम है वो इस छोटे से कंट्री का जो अभी अभी बना है उसको भी अंदर भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। So Pakistan received an unequal share of economic assets after partition. So जो assets division हुए between Pakistan and India वो बिल्कुल भी जो है वो बराबर नहीं थे, बहुत ही unequal और inequality के साथ इनकी division की गई। Only 14 out of 69 textile industries were allocated to Pakistan, यानी कि total
जब पूरा इंडिया इकट्ठा था तो वहाँ 69 टेक्सटाइल्स थी और पाकिस्तान को सिर्फ 14 टेक्सटाइल्स मिली। एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय इंडिया वर इनसफिशिएंट दैट रन द न्यू कंट्री। सो ये भी एक जो है काफ़ी बड़ा चैलेंज था। कंक्लूजन में ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान जो है इसको इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसमें ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी थे बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, इसमें रिफ्यूजी क्राइसिस भी थे, इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाए वो भी इशू था, और इकोनॉमिक इशूज जो है वो भी पाकिस्तान को उनका सामना था। लेकिन स्टिल पाकिस्तान मेड इट्स वे ऑल थ्रू दीज डिफिकल्टीज, और अल्टीमेटली आज भी पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट in print from bio teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete the skill sheet 5.2 that is given in your books. You will scan the QR code and you can have access to this worksheet. फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वर्कशीट है, आप ये भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद होमवर्क में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप पाकिस्तान को जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना था राइट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, आप उसको जो है वो पैराग्राफ्स में समराइज करेंगे. यू कैन ऑल्सो राइट आउट इन फॉर्म ऑफ एन essay. So I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.